नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कानून प्लस विद योर होस्ट एडवोकेट रवि कुमार। आज हम एक बेहद सेंसिटिव लेकिन लीगली बहुत इंपॉर्टेंट केस पर बात करेंगे, डाउरी डेथ से जुड़ा हुआ, और साथ ही ये समझेंगे कि अदालतें सेक्शन 304B आईपीसी और सेक्शन 113B एविडेंस एक्ट को अप्लाई करते समय क्या देखती हैं। यह मामला है स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाम एफटाब एंड अदर्स का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें स्टेट ने ट्रायल कोर्ट के एक्विटल के खिलाफ अपील की थी, लेकिन 17 फरवरी 2026 ने हाई कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी और एक्विटल को अपहोल्ड किया। अब सवाल ये है, जब लड़की की शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ हो जाए तो क्या ऑटोमेटिकली डाउरी डेथ बन जाता है? इस केस में लड़की रूबी की शादी के कुछ ही महीनों बाद लगभग 7 महीने के अंदर उसकी मौत हो गई। रूबी को अनकॉन्शियस हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। शुरुआत में एफआईआर सेक्शन 304B के तहत दर्ज हुई, बाद में 498 और अल्टरनेटिव में 302 का एंगल भी आया। मतलब प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि हो सकता है मर्डर हुआ हो, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अंत में अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया। स्टेट ने कहा यह गलत है, एविडेंस था, प्रिजम्पशन लगना चाहिए था, और इसलिए अपील हाई कोर्ट में आई। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट राजेश तरुण और उनकी टीम ने आफ्ताब की तरफ से केस की मजबूती से पैरवी की और आफ्ताब को केस से बरी कराने में सफल रहे। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले वो प्रिंसिपल रिमाइंड किया जो क्रिमिनल लॉ का बैकबोन है। एक्विटल के बाद अक्यूज्ड की प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और मजबूत हो जाती है, और अपील कोर्ट तभी इंटरफेयर करता है जब ट्रायल कोर्ट का व्यू परवर्स हो, यानी बिल्कुल अनरीजनेबल या एविडेंस के खिलाफ हो। अगर एविडेंस के आधार पर 2 व्यूज पॉसिबल हो तो जनरली एक्विटल में इंटरफेरेंस नहीं किया जाता। अब केस के कोर पर आते हैं। सबसे पहले मेडिकल एविडेंस। प्रोसिक्यूशन का एक बड़ा एंगल था कि डेथ सस्पिशियस है, लेकिन पोस्टमार्टम डॉक्टर्स की ओपिनियन बहुत डिसाइसिव रही। डॉक्टर्स ने बताया कि नेक पर जो लिगेचर मार्क था उसकी फीचर्स हैंगिंग के टिपिकल पैटर्न जैसी थीं, जैसे मार्क का ओब्लिक होना, इनकम्प्लीट होना और पोजीशन का हैंगिंग के अनुरूप होना। डॉक्टर्स ने हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के क्लासिक डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए और फाइनल ओपिनियन ये दिया कि डेथ एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग से हुई है, यानी डेथ हैंगिंग से हुई और वो डेथ के पहले हुआ हैंगिंग था। इसका मतलब ये हुआ कि मर्डर थियरी यानी सेक्शन 302 प्रैक्टिकली कोलैप्स हो गई, क्योंकि मेडिकल एविडेंस होमिसाइड सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब आते हैं डाउरी डेथ वाले लीगल फ्रेमवर्क पर। सेक्शन 304B आईपीसी की बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहती है? 4 चीजें ब्रॉडली प्रूव करनी होती हैं। 1, डेथ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में नहीं हुई हो। 2, शादी के 7 साल के अंदर डेथ हुई हो। 3, महिला को क्रूअल्टी या हैरासमेंट झेलनी पड़ी हो। 4, और सबसे क्रिटिकल, ये क्रूअल्टी हैरासमेंट सून बिफोर हर डेथ हुई हो और डाउरी डिमांड के कनेक्शन में हो। अब यहाँ सून बिफोर डेथ का मतलब कोई फिक्स नंबर ऑफ डेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब है डेथ से थोड़ा पहले ऐसा हैरासमेंट होना चाहिए जो डेथ के साथ लाइव लिंक एस्टेब्लिश करे। अगर हरासमेंट रिमोट हो, वेग हो या प्रूफ शेकी हो तो प्रिजम्पशन मैकेनिकली अप्लाई नहीं होती, और यही बात सेक्शन 103B एविडेंस एक्ट कहता है। प्रिजम्पशन तभी उठेगा जब प्रोसिक्यूशन पहले फाउंडेशनल फैक्ट्स प्रूव करे, स्पेशली सून बिफोर डेथ वाला एलिमेंट। अब प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस में क्या रखा? मेन विटनेसेस थे डिसीज्ड की मदर, फादर और मैटरनल ग्रैंडफादर। इन लोगों ने हरासमेंट और डाउरी डिमांड की बातें कही, लेकिन कोर्ट ने कई प्रॉब्लम्स हाईलाइट की। सबसे बड़ा इश्यू था अर्लीस्ट वर्जन। मदर ने एसडीएम के सामने जो स्टेटमेंट दी थी वो डेथ के तुरंत बाद की स्टेटमेंट थी। कोर्ट ने माना कि उस स्टेटमेंट में एलिगेशंस ब्रॉडली थे, लेकिन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, डेट्स, क्लियर पर्टिकुलर्स मिसिंग थे। फिर जब लेटर कोर्ट टेस्टिमोनी हुई तो कई नए डिटेल्स ऐड हुए, बीटिंग्स, खाना नहीं देना, बाइक के लिए पैसे, थ्रेट्स, और कुछ एलिगेशंस पहले वाली स्टेटमेंट में नहीं थे। कोर्ट ने इसे मटेरियल इंप्रूवमेंट्स माना। क्रिमिनल ट्रायल में अगर लेटर टेस्टिमोनी पहले से ड्रास्टिकली अलग हो जाए और कोई इंडिपेंडेंट कॉरबोरेशन न हो तो कोर्ट कॉशियस हो जाती है। फादर ने भी एक क्रूशियल बात कही कि रूबी ने डेथ से करीब 3 दिन पहले कॉल करके बताया था कि डाउरी डिमांड हो रही है और थ्रेट्स हैं, लेकिन कोर्ट ने यह भी देखा कि ये 3 डेज बिफोर कॉल वाली बात कंटेम्पोरेनियस रिकॉर्ड में रिफ्लेक्टेड नहीं है, अर्लीस्ट स्टेटमेंट्स में स्ट्रांगली सपोर्टेड नहीं है और कोरबोरेशन वीक है। साथ ही कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी नोट की। अगर फैमिली को सीरियस डाउरी हरासमेंट की जानकारी थी तो कोई कंप्लेंट, कोई अर्लियर रिपोर्ट, कोई रिटन रिकॉर्ड क्यों नहीं? नो प्रायर कंप्लेंट ऑलवेज फेटल नहीं होता, लेकिन जब बाकी एविडेंस भी वीक हो तब एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट क्रेडिबिलिटी पर इंपैक्ट डालती है। एक और इनकंसिस्टेंसी कोर्ट ने डिस्कस की, डाउरी डिमांड में कार की बात। कुछ एविडेंस से ये कंफ्यूजन आया कि अक्यूज्ड के पास ऑलरेडी कार थी या नहीं। अगर प्रोसिक्यूशन स्टोरी में बेसिक फैक्ट्स ही इनकंसिस्टेंट हो तो डाउट पैदा होता है, और क्रिमिनल लॉ में डाउट अक्यूज्ड के फेवर में जाता है। प्रोसिक्यूशन ने अक्यूज्ड की प्रीवियस मैरिज से जुड़े विटनेसेस भी लाए, ये दिखाने के लिए कि अक्यूज्ड अर्लियर मैरिज में भी डाउरी हरासमेंट में इन्वॉल्व था, लेकिन कोर्ट ने कहा पास्ट कॉन्डक्ट या अर्लियर मैरिटल इश्यूज का एविडेंस करंट मैरिज में डिसीज्ड पर सून बिफोर डेथ क्रूअल्टी का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। 304B के लिए स्पेसिफिक मैरिज और स्पेसिफिक विक्टिम के कॉन्टेक्स्ट में प्रूफ चाहिए। अब डिफेंस के एक सर्कमस्टेंस पर भी कोर्ट ने ध्यान दिया। हस्बैंड ने रिपोर्टेडली मदर को इन्फॉर्म किया और रूबी को हॉस्पिटल लेकर गया।
कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इससे ऑटोमेटिकली इनोसेंस प्रूव हो जाती है, लेकिन ये सर्कमस्टांस मर्डर या डायरेक्ट रॉन्ग डूइंग की इमीडिएट थियरी से इनकंसिस्टेंट हो सकता है जब प्रोसिक्यूशन के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो फाइनली कोर्ट ने क्या होल्ड किया? हाई कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट का व्यू रीजनेबल था। एविडेंस ऐसा नहीं है कि ट्रायल कोर्ट ने परवर्स तरीके से इग्नोर किया हो। फाउंडेशनल फैक्ट्स स्पेशली डाउरी लिंक्ड क्रूअल्टी सून बिफोर डेथ कन्विंसिंगली प्रूव नहीं हुए। मेडिकल एविडेंस हैंगिंग के पक्ष में है, इसलिए स्टेट की अपील डिसमिस की जाती है और एक्विटल कंफर्म किया जाता है। अब इस जजमेंट से सीख क्या मिलती है? पहली, 7 इयर्स के अंदर अननेचुरल डेथ होने से ऑटोमेटिकली कन्विक्शन नहीं होता। प्रोसिक्यूशन को सून बिफोर डेथ एलिमेंट स्ट्रांगली प्रूव करना ही पड़ेगा। दूसरी, फर्स्ट वर्जन मैटर्स। अर्ली स्टेटमेंट्स वेग हों और लेटर टेस्टिमोनी में हैवी एडिशंस हों तो कोर्ट उसे इंप्रूवमेंट मान सकती है। तीसरी, मेडिकल एविडेंस कई बार पूरे केस का डायरेक्शन तय कर देता है, खास तौर पर 302 जैसे चार्जेस में। और चौथी, अपील अगेंस्ट एक्विटल में स्टेट का बर्डन ज्यादा होता है। हाई कोर्ट तभी पलटेगा जब ट्रायल कोर्ट का रीजनिंग एविडेंस के खिलाफ या इरेशनल हो। दोस्तों, ये जजमेंट हमें यह भी बताता है कि डाउरी डेथ जैसे गंभीर अपराधों में भी लॉ इमोशन से नहीं, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से चलता है। और यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी सेफगार्ड भी है कि किसी को सिर्फ सस्पिशन पर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सून बिफोर डेथ का टेस्ट कोर्ट्स को और क्लियरली डिफाइन करना चाहिए ताकि जेन्युइन विक्टिम्स को जस्टिस में डिले या डिनायल ना हो? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही हाई इंपैक्ट अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें।